Good morning, students. Let us start with our standard tense English bridge course activity number 33. So your today's activity is also an extension activity for your essay writing जो हमने लास्ट वीक शुरू किया था लास्ट वीडियो में या फिर लास्ट एक्टिविटी में. तो यहाँ पर उस एक्टिविटी पर बेस्ड ही हमारा ये आगे का एक्टिविटी का पार्ट है. Now what is the learning outcome that you have in today's activity? The aim of today's activity is developing writing skill, okay, and it is going to help you to imagine and think in coherent way. Students here, so here the aim of developing writing, आपकी एक्टिविटी आपका राइटिंग स्किल डेवलप करने वाली है. और इस डेवलपिंग राइटिंग स्किल का एम क्या है? दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू टू इमेजिन. आप क्या करेंगे? सोचेंगे अलग अलग तरीके से, अलग अलग आइडियाज़ के साथ. यू विल इमेजिन, यू विल थिंक इन कोहरेंट. कोहरेंट यानी क्या? रिलेटेड. Cohesive manner and express the thinking in essay writing form. When we write essay, remember हमको सिर्फ डिस्क्रिप्शन नहीं करना है. When we write an essay, it is not only description. essays के भी टाइप रहते हैं. डिस्क्रिप्टिव टाइप्स है या फिर ऑटोबायोग्राफी टाइप रहते हैं, राइट वाइज. सो ईयर या नरेशन रहता है. सो यहाँ पर ऐसे राइटिंग के अलग अलग किस्म होते हैं, टाइप्स रहते हैं. बट ओवरऑल ऐसे राइटिंग में क्या होता है? ऐसे राइटिंग में हम कभी डिस्क्राइब भी करते हैं, कभी अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं, कभी बीच में सवाल भी पूछे जाते हैं विच आर रेटोरिकल क्वेश्चंस, राइट. तो यर आप यहाँ पे जब स्टेप बाय स्टेप आप ऐसे राइटिंग करना शुरू करेंगे, यू शुड बी एबल टू ऑर्गेनाइज योर आइडियाज़ एंड थॉट्स इन अ क्लियर पीस ऑफ राइटिंग रिफ्लेक्टिंग देयर नॉवेल्टी एंड क्रिएटिविटी. नॉवेल्टी यानी क्या? नयापन, राइट. एंड योर क्रिएटिविटी, अपना कुछ अच्छा अलग इनोवेटिव या क्रिएटिव आपको लिखना है. सो व्हेन वी राइट ऐसे, यूजुअली आप क्या करते हैं? ऐसे बुक लेते हैं या इंटरनेट पे से ऐसे लेते हैं और कॉपी करते जाते हैं. कॉपी पेस्ट हुआ, हो गया. और इंग्लिश में एग्ज़ाम के टाइम पे भी आपका वही होता है, रट्टा फाइंग करना एंड देन यू कॉपी द सेम थिंग. दिस इज़ नॉट डन. अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है देन यू हैव टू थिंक ऑन योर ओन. आपको खुद इमेजिन करना है, यू हैव टू थिंक एंड देन यू विल ट्राई टू एक्सप्रेस योर थिंकिंग. आपको खुद सोचना है और उसको एक्सप्रेस करने की भी कोशिश करनी है. फाइन. अगर आपको लगता है दैट यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस इन स्पीच, आप अगर बात करते टाइम वक्त उसको एक्सप्रेस करने में हिचकिचाते हैं, यू हेजिटेट फॉर डूइंग दैट, तो आपको दूसरा फॉर्म क्या है? ऐसे राइटिंग. व्हेन यू राइट एन ऐसे, क्या होता है यहाँ पर? आपका ऐसे आपके पास ही रहता है. नोबडी इज़ गोइंग टू लाफ एट यू. द थिंग इज़ दैट यू आर नॉट गोइंग टू लाफ, nobody is going to laugh at you. एंड सेकेंडली आप वो इस ऐसे शख्स के ज़रिए चेक करा के ले सकते हैं जो आपको हेल्प करने के लिए तैयार है. फॉर एग्जाम्पल योर इंग्लिश टीचर्स या एनी एल्डरली पर्सन एट होम जो आपको इंग्लिश में गाइड कर सकता है. ओके. सो ये क्या है? ऐसे राइटिंग एक आपके लिए ऐसा ज़रिया है कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए आपको हेल्प कर सकता है. ऑल्सो एक्सप्रेसिंग योर थिंकिंग, राइट. तो यहाँ पे आज का जो आपको ऐसे दिया गया है, वी विल रीड इट. हम सेम टू सेम कॉपी नहीं करेंगे, वी आर गोइंग टू चेंज इट. लेकिन डेफिनेटली उसका पैटर्न क्या है वो आपको देखना है. तो हियर इट शुड ऑल्सो रिफ्लेक्ट दैट सेंसिटिविटी, दैट इज़ योर सेंसिटिविटी टूवर्ड्स द सब्जेक्ट. उस सब्जेक्ट को आपको फील करना है एंड देन यू हैव टू राइट. ओके. सो हियर व्हाट योर टीचर्स विल डू फॉर यू और योर पेरेंट्स फैसिलिटेटर्स दे विल जॉट डाउन द पॉइंट्स. जॉट डाउन यानी क्या? कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना, उन पॉइंट्स को जोड़ते जाना एंड देन क्या होता है आपको उससे फ्रेजेस मिलेंगे या फिर सेंटेंसेस बनाए जाएंगे विच आर रिलेटेड टू द गिवन टॉपिक. देन दे विल एनकरेज यू टू राइट अबाउट द प्रोवाइडेड और गिवन टॉपिक्स. जब पॉइंट्स दिए जाते हैं उन पॉइंट्स को कनेक्ट कैसे करना है, उनको जॉट डाउन कैसे करना है, ये आपके टीचर्स आपको बताएंगे. सो इवन यू हैव टू डू इट कि आप उनको जॉट डाउन करते करते खुद के फ्रेजेस बनाएं, खुद के सेंटेंसेस बनाएं विदाउट मेकिंग एनी ग्रामर मिस्टेक. इन केस अगर आपकी ग्रामर मिस्टेक होती भी है तो आपके टीचर्स आपको गाइड करने के लिए डेफिनेटली है. देन ऑल्सो अलाउ यू टू एक्सप्रेस योर ओन थाट्स. टीचर्स आपको चांस देंगे, स्कोप देंगे कि आप क्या कर सकते हैं. आप अपना खुद का एक्सपीरियंस क्या कर सकते, आपके खुद के जो थाट्स है वो क्या करेंगे, सबके साथ शेयर करेंगे. यू नीड टू, क्योंकि जब आप अपने थाट एक्सप्रेस करना शुरू करेंगे तभी आप में वो कॉन्फिडेंस आएगा एंड देन यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश. फोर्थ, it will enable the learners, that means you, to use proverbs in essays. yes, हम proverbs सीखते हैं, idioms सीखते हैं, यानी मुहावरे सीखते हैं उर्दू, मराठी, हिंदी में या इंग्लिश में भी. तो इनका यूसेज एसेज में होना चाहिए. जब आपको एक अच्छा ऐसे लिखना है, ऐसी बेसिक हम जब करते हैं हम सिंपल लिखते हैं ऐसे, जैसे माई मदर, माई फादर. लेकिन यही माई मदर फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे भी लिखते हैं, थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे भी लिखते हैं, सेवन्थ के भी लिखते हैं, 10th के भी लिखते हैं. एंड इवन माई मदर ये टॉपिक
बड़े बड़े मैगज़ीन्स में, बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में भी आता है। बट हैव यू सीन द डिफरेंस? आपको उसमें डिफरेंस दिखता है? यस। जब फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा अपनी मम्मी के बारे में लिखता है, वो क्या लिखता है? अपने मम्मी का डिस्क्रिप्शन, मम्मी का नाम लिखता है, मम्मी की उम्र लिखता है, मम्मी कैसे दिखते हैं, मम्मी क्या पकाते हैं, ये दिखता है। बट सेम ऐसे आप 10th में तो नहीं लिख सकते। यू हैव टू राइट समथिंग बियॉन्ड इट। आपको इससे बेहतर लिखना है, तो डेफिनेटली आप अपने मम्मी की वो खासियतें लिखेंगे जो कोई देखता नहीं। एंड वो आपके वो जो सिर्फ दिखता नहीं, आपकी फीलिंग्स क्या है, आपकी सेंसिटिविटी ना, उस सब्जेक्ट के टुवर्ड आपकी सेंसिटिविटी क्या है, वो आपको लिखनी है, राइट। तो ये आप कभी एनरिच कर सकते हैं आपका ऐसे, व्हेन यू यूज़ डिफरेंट प्रोवर्ब्स। आप अलग अलग जब मुहावरे इस्तेमाल करेंगे, डेफिनेटली आपके एसेस भी क्या होते हैं, उसकी लेवल बढ़ती जाती है। एज यू गो टू हायर क्लासेस, आपके एसेस की क्वालिटी ये भी क्या होनी चाहिए, बढ़ती जानी चाहिए। जब आप कॉलेज में जाएंगे और आपको टॉपिक दिया जाएगा, आपको आपके कॉलेज के बारे में लिखना है या आपके किसी फ्रेंड के बारे में लिखना है, आप सिर्फ उसका नाम तो नहीं लिख सकते, माय फ्रेंड्स नेम इज़ दिस, ही इज़ माय क्लासमेट, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है क्योंकि वो मुझे हेल्प करता है वगैरह वगैरह। नो, आपको एकदम किडिश लगेगा। आप खुद भी जब ऐसा ऐसे पढ़ेंगे किसी का, आप बोलेंगे क्या बच्चे के जैसा ऐसे लिखा है, ये सो नो। सो इट शुड नॉट हैपन विथ यू टू। जब हम दूसरों को हंसते हैं तब ये ध्यान रखना है कि यही मेरे साथ ना हो, और इसलिए हमको क्या करना है, प्रोवर्ब्स बीच बीच में इस्तेमाल करने हैं। और ये आप कब सीखेंगे, जब आप रीडिंग करिए। मेरा वन एंड ओनली, फर्स्ट एंड लास्ट, ऑलवेज़ आपको एक ही गाइडेंस है, रीडिंग रीडिंग रीडिंग। जो रीडिंग करेगा उसको कभी भी किसी भी सब्जेक्ट के नॉलेज में कमी महसूस नहीं होगी, याद रखो। एंड देन लास्ट, टीचर्स विल प्रोवाइड यू द सब्जेक्ट्स टू राइट एसेस। आपको टॉपिक्स टीचर देंगे जिसमें आप कंफर्टेबल रहेंगे, आप कन्वीनियंट फील्स कर सकते हैं, जिसमें आप आंसरेबल है, आप आंसर्स लिख सकते हैं उसके। देन फर्दर आपको क्या करना है, फॉर दिस आपको क्या करना है, यू शुड पार्टिसिपेट इन ऐसे कॉम्पिटिशन, नॉट फॉर द सेक ऑफ विनिंग। बिल्कुल नहीं, हमको जीतना है इसके लिए ऐसे में हिस्सा नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं। हमको क्यों ऐसे में पार्टिसिपेट करना है, बिकॉज ऐसे कंपटीशन जब होता है, आप खुद का एक्सपीरियंस लिखेंगे, लेकिन ऑलवेज़ रिमेंबर एट द एंड ऑफ द कंपटीशन, या फिर जब भी विनर्स अनाउंस होते हैं, उन्होंने ऐसे कैसे लिखे हैं आपको सुनाया जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम खुद लिखते हैं, डेफिनेटली हम डायरेक्ट, एज आई सेड इन द बिगनिंग, हम डायरेक्ट ऐसे लिखने के लिए अगर बैठेंगे तो आपको वो नहीं आएगा। आपके टीचर्स आपको क्या बताते हैं, डायरेक्शन देते हैं, पॉइंट्स दे के, हिंट्स दे के, फिर आपको एक बार वो रुख मिला कि हाँ मुझे ऐसे ऐसा लिखना है। जब आप कोई अच्छे एसेस पढ़ेंगे दूसरे के, कंपटीशन में जो विनर्स रहते हैं, जो आपके लेवल के बच्चे हैं, तब आपको एहसास होता है कि ऐसे कैसा लिखना चाहिए। और यहाँ पे क्या होता है, आपको ये सीखने के लिए उसमें हिस्सा लेना ज़रूरी है। यू नीड टू पार्टिसिपेट इन द ऐसे कॉम्पिटिशन। सेकेंड, यू शुड यूज़ द पंक्चुएशन मार्क्स इन लाइट प्लेसेस। येस, हमारे एसेस इतने बड़े होते हैं, कम से कम 2 पेजेस के, 2.5 पेजेस के, या फिर कम से कम 1 पेज भी रहता है, तो उसमें पंक्चुएशन मार्क आना ज़रूरी है। फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, इंटरोगेटिव वगैरह वगैरह, राइट। देन पे अटेंशन टुवर्ड्स द सुटेबल टाइटल। येस, ये बहुत ज़रूरी है। जब आपको ऐसे लिखना रहता है, आपको उसको टाइटल लिखना ज़रूरी है। आप कोई भी राइटिंग स्किल देखो, चाहे आप न्यूज़ लिखो, स्टोरी लिखो, या कुछ भी, आपको वहाँ पे टाइटल लिखना ज़रूरी होता है। एंड यस, ग्रामर का जब ग्रामर के बारे में जब हम सोचेंगे, हमको वहाँ पे प्रॉपर टेंस, सही से उसका टेंस जो आपका फॉल है रहता है, कार, वो इस्तेमाल करना ज़रूरी है। ऑल्सो द शेप एंड साइज ऑफ द लेटर शुड बी एप्ट वन। कैपिटल लेटर कहाँ पे यूज़ करना है, स्मॉल लेटर कहाँ पे यूज़ करना है, ये आपको समझना ज़रूरी है। ओके, दीज आर द इंस्ट्रक्शंस फॉर यू। नाउ फर्दर, अभी आपको दिया है लर्निंग एक्टिविटी। एक्चुअली जब हम ऐसे लिखेंगे तब कैसे लिखेंगे, देखो, पहला है कि आपको टाइटल दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको टाइटल दिया जाता है कि किसी ऐसे का, इसी ऐसे के बारे में अगर आपको लिखना है, टाइटल ऑलरेडी स्पेसिफाइड है, यू कैन चेंज इट इफ़ यू नीड, इफ़ यू वांट। क्योंकि हम कभी कभी क्या होते हैं, ऐसा लिखते हैं, ऊपर ऐसे लिखते हैं, पर अगर नीचे हमारा कंटेंट थोड़ा डाइवर्ट हुआ तो उसमें एडिशनल हम कुछ डाल सकते हैं। देन फर्दर, टीच लर्नर्स टू रीड द प्रोवाइडेड टाइटल एंड गिवन पॉइंट्स। तो यहाँ पर आपको जो टाइटल और पॉइंट्स पहले दिए गए, आपको टाइटल दिया जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज माय बेस्ट फ्रेंड, तो उसके नीचे पॉइंट्स दिए जाएंगे कि फ्रेंड का नाम, डिस्क्राइब हिम, उसके साथ कोई भी एक एक्सपीरियंस शेयर करो, हिज बैड क्वालिटीज़ और हिज गुड क्वालिटीज़, वाई डू यू कंसिडर हिम द बेस्ट। इस तरीके से पॉइंट्स दिए जाएंगे कि आप, सो इस तरीके से आपको टाइटल लिखना ज़रूरी है और उसके जो पॉइंट्स है उसको ध्यान से पहला पढ़ना है। नेक्स्ट,
आपको फिर क्या करना है, यू हैव टू कवर ऑल द पॉइंट्स वाइल राइटिंग एन ऐसे। जब हमको ऐसे लिखना है तब ये दिए गए जो पॉइंट्स है वो सारे कवर करने हैं, ये याद रखो। फर्दर, गिव अप्रोप्रिएट टाइटल एट द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ। येस, जो टाइटल आपको दिया है एज आई टोल्ड यू, अगर आप सेम रखते हैं तो फाइन, अगर आप चेंज करना चाहते तो शुरू में ही ऊपर टाइटल लिखना है। एंड हमेशा याद रखो, व्हेन यू आर राइटिंग द टाइटल, उस टाइटल के मुताबिक ही हमारा कंटेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमने लिखा है ऊपर बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड, और आहिस्ता आहिस्ता आपका ऐसे डाइवर्ट हुआ और आप लिखते लिखते गए मेरे भाई के बारे में। दिस शुड नॉट हैपन, राइट, माई ब्रदर, नो। इसके लिए टाइटल हमेशा सामने रखना है और उसके हिसाब से ही उन पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हुए हमको लिखते जाना है। देन फर्दर, you will use grammatical items such as degree, not only but also, either or, neither nor, though, although, if, unless, whenever necessary, right? यानी आपको जब भी ज़रूरत है, जब भी आपको इन चीज़ों की ज़रूरत लगेगी, किसकी, डिग्री की, एडजेक्टिव, कंपैरेटिव डिग्रीज जो रहते हैं, एडजेक्टिव, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, या फिर जो कंजंक्शंस है, इनका इस्तेमाल करना है। बिकॉज जब इनका इस्तेमाल हम करेंगे तब रीडर को भी समझ में आता है कि इस बच्चे को लिखने का टेक्निक है। ओके, और इसके लिए आपका इसका जो यूसेज है वो सबका यूसेज पता होना ज़रूरी है। इंशाल्लाह इसके बाद आफ्टर दिस एक्टिविटीज़ आपकी जो ब्रिज कोर्स एक्टिविटी ख़त्म हो जाएंगे, इसके बाद हम लोग एक एक ग्रामर का टॉपिक भी बीच बीच में लेंगे ताकि आपको उतनी ही आसानी रहेगी। एंड यू विल डेफिनेटली कमेंट, अगर आपको ऐसे जो जो टॉपिक्स रिक्वायर्ड है कि हाँ मैडम हमको ये वाला टॉपिक समझता नहीं, प्लीज़ इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, डेफिनेटली हम उस पर भी वीडियो करेंगे। ओके, देन फर्दर, इट प्रोवाइड्स द लर्नर्स सम हेल्पफुल वर्ड्स टू कंपेयर फॉर। एक यहाँ पर आपको कुछ ऐसे हेल्पफुल वर्ड्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे जैसे कि अलाइक, बोथ, एज वेल एज, ये भी क्या है, कंजंक्शंस है जो हमको इस्तेमाल करने हैं अपने ऐसे में। फर्दर, आपको खुद के सेंटेंसेस बनाने, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं इसका इस्तेमाल करके हमको खुद के सेंटेंस बनाना ज़रूरी है। फिर उसमें ग्रामर, ये सब कंजंक्शन, ये सारी चीज़ें अपने आप क्या होती है, कवर होती है। एंड लास्ट दिया है प्रॉपर टेंस, सही तरीके में उसका फ़अल यानी जो टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, पास्ट टेंस है, उसका सही से इस्तेमाल करना है। नाउ सी फर्दर, आपको हेल्प के लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं दैट यू टेल द नेम्स ऑफ द हॉबीज़ मेंशन इन द ऐसे। ऐसे में कौन कौन से इसके पहले हम ऐसे पढ़ेंगे। ओके, नाउ सी हियर, आपको हेल्प के लिए एज आई टोल्ड यू फर्स्ट ओनली यहाँ पर एक ऐसे दिया गया है, हम इसकी रीडिंग अभी आज करते हैं। सी माई हॉबी, ध्यान से पढ़ो। देखो, हॉबीज़ प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ। दे कीप अस बिजी इन स्पेयर आवर्स एंड मेक लाइफ हैप्पी। They make us forget our worries and give us inspiration. They make life interesting and pleasant. They give us energy and teach us the dignity of labor. Now यहाँ पे हमको फर्स्ट पैराग्राफ में साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर किसी भी हॉबी का जिक्र नहीं हुआ है। वी आर टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ हॉबीज़, यानी यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। हॉबीज़ का फ़ायदा क्या है हमारी लाइफ में, कैसे वो हमारे स्पेयर टाइम को यूटिलाइज़ करते हैं, कैसे हमारे टेंशन्स को कम करते हैं और कुछ क्रिएटिव इनोवेटिव करने के लिए इंस्पायर करते हैं, कैसे वो हमको एनर्जी देते हैं, राइट, हमको हमारा वक्त एक प्लेजेंट लम्हा बनाते हैं, राइट। इस तरीके से हॉबीज़ की अहमियत क्या है उन्होंने यहाँ पर बताए। यानी फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे पूरी तरह से क्या है, इंट्रोडक्शन है, यूजेस और बेनिफिट्स ऑफ हॉबीज़। देन सेकेंड पैराग्राफ वापस ध्यान से देखो, यहाँ पर भी आहिस्ता आहिस्ता हमारी मेन हॉबी की तरफ कैसे मुड़ते हैं। फिर ऑल हॉबीज़ आर यूजफुल इन वन वे और द अदर, बट द वन आई लाइक मोस्ट इज़ गार्डनिंग। आई हैव रिसेंटली डेवलप्ड अ टेस्ट फॉर इट। इट इज़ बोथ प्लेजेंट एंड इकोनॉमिकल। यानी यहाँ पर बताया गया है कि कैसे सारी हॉबीज़ यूज़फुल रहती है, लेकिन मेरी फेवरेट हॉबी कौन सी है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, आहिस्ता से आपको उस पर्टिकुलर हॉबी की तरफ आपका बोलते हैं आपको डायरेक्ट किया है कि यस ये मेरी फेवरेट हॉबी है। एकदम शुरू में ऐसे में नहीं लिखा है वैसे, राइट। यानी फर्स्ट पैराग्राफ यू कैन सी इट इज़ इंट्रोडक्शन, और फिर सेकंड पैराग्राफ में उन्होंने क्या कर दिया है, आपको इंट्रोड्यूस करवाया कि ये मेरी पर्टिकुलर हॉबी फेवरेट है। फर्दर अभी हम उसके बारे में डिस्कस करते जाएंगे जो मेरी फेवरेट हॉबी है, जैसे कि यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ में दिख रहा है। आई हैव ऑलवेज had a love for nature and have admired flowers and plants, but I have never before felt the real joy they afford to human mind. It is only now that I learn what store of knowledge they have for us. यानी यहाँ पर मानी समझ में आता है, क्या बता रहे हैं कि किस तरीके से
जो राइटर है वो इस हॉबी की तरफ मुड़े। पैदाइशी उनको गार्डनिंग का शौक़ नहीं था। ऑफ कोर्स उनको नेचर की तरफ, कुदरत की तरफ, उनको कुदरत की तरफ उनको प्यार था। वो लाइक करते थे, उनको फ्लावर्स को, प्लांट्स को एडमायर करना, उनकी तारीफ़ करना, उनको देखना अच्छा लगता था। बट उनको इसके पहले ये कभी नहीं समझ में आया कि कुदरत या फिर गार्डनिंग एक ऐसा आर्ट है कि वो इंसानी दिमाग को, ह्यूमन माइंड को इतना फ्रेश कर सकता है, इतनी खुशी दे सकता है। इट इज़ ओनली नाउ दैट आई लर्न व्हाट स्टोर ऑफ नॉलेज दे हैव फॉर अस। इस तरीके से पहली बार समझ में आया कि जब मैंने, जैसे राइटर कहते कि जैसे मैंने खुद पहली बार गार्डनिंग का एक्सपीरियंस लिया, मुझे समझ में आया कि सच में इनके पास, इस प्लांट्स के पास या गार्डनिंग इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में कितनी नॉलेज है, फुल ऑफ नॉलेज है। Gardening gives us a lot of exercises. It teaches us to work with our hands. It brings us into close contact with nature. It is a pleasure to dig the earth to make flower beds and dig canals for water. All this is very interesting. This kind of physical exercise is delightful and enjoyable. तो यहाँ पर वो बताते हैं अभी गार्डनिंग के असली फ़ायदे क्या है, कैसे वो मुझे एक्सरसाइज देते हैं। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि गार्डनिंग की वजह से मुझे बहुत एक्सरसाइज मिलती है। मैं अपने हाथों से काम करता हूँ, इसकी वजह से मैं कुदरत के पर्सनल कांटेक्ट में आता हूँ। ज़मीन को खोदना, जिसमें मुझे फ्लावर के लिए बेड बनाने, फ्लावर बेड्स बनाने हैं, राइट, फिर छोटे छोटे नाले बनाने हैं पानी जाने के लिए, ये सब कितना इंटरेस्टिंग है। और इसकी वजह से मुझे जो फिज़िकल एक्सरसाइज मिलती है वो क्या है, मुझे लाइक लेबरस नहीं लगती है, मुझे बहुत तकलीफ़ देने वाली नहीं लगती। इनफैक्ट इट इज़ वेरी डिलाइटफुल एंड एन्जॉयबल, वो बहुत ही एन्जॉय करने के जैसी है। देन फर्दर वो और बताते हैं कि गार्डनिंग की और कुछ बातें, जैसे कि वी ऑल्सो लर्न ऑफ द डिसीजेस ऑफ प्लांट्स एंड देयर रेमेडीज़। वी कांट नो एंड अंडरस्टैंड ऑल दिस बाय रीडिंग बुक्स ओनली। इन गार्डनिंग वी रीड द वेरी बुक ऑफ नेचर। तो वो कहते हैं कभी कभी हमको कुछ प्लांट्स के होने वाली जो बीमारियां हैं उनके बारे में पता चलता है, कहाँ पर, गार्डनिंग में। रेमेडीज़, उनके इलाज क्या है ये भी हमको समझते हैं, बिकॉज हर बात किताब में नहीं रहती। कुछ बातें जब हम पर्सनली नेचर के कांटेक्ट में आते हैं तब हमको वहीं पर समझ में आती है। देन गार्डनिंग के और फ़ायदे क्या है, गार्डनिंग एड्स टू द ब्यूटी ऑफ द स्पॉट। द बैरन प्लेस बिगिन्स टू चेंज इट्स लुक। द प्लांट्स ब्रिंग forth buds which blossom into lovely flowers of different colors and it lends a charm to the whole site। तो यहाँ पे बताते हैं गार्डनिंग कैसे खूबसूरती बढ़ाता है किसी भी जगह की, किसी स्पॉट की अगर ब्यूटी बढ़ानी है, ऐड करना है उसको ब्यूटी में, तो उसकी ब्यूटी कैसे बढ़ा सकते हैं। बोलते बैरन लैंड, बैरन यानी जो सुनसान वीरान जगह होती है, वहाँ पे गार्डनिंग करने से उसका पूरा लुक ही बदल जाता है। प्लांट्स, वहाँ पे प्लांट्स की वजह से वहाँ पे छोटे छोटे कलियाँ आती है जो आगे जाके खिलती है, ब्लॉसम होती है, एंड उससे अलग अलग कलर के फ्लावर्स मिलते हैं। इट लैंड्स अ चार्म, वो क्या करती है, उस पूरी जगह को एक अलग सा चार्मिंग लुक देती है, एक बहुत खूबसूरती बहा देती है। द फ्लावरिंग, the creepers, the green grass and the green hedge make the place so attractive. We know that it is the fruit of the earth on the level we feel the real joy of it। तो वो कहते हैं ये फ्लावर जो आते हैं, जो क्रीपर्स यानी बेल रहती है, ग्रीन ग्रास हरी घास, या ग्रीन हेज, हेज यानी क्या, साइड से जो हम कंपाउंड बनाते हैं, कभी कभी कांटों का ही बनाया जाता है। तो बोलते हैं सिर्फ इन सारी चीज़ों से वो जगह काफ़ी बेहद खूबसूरत लगती है, अट्रैक्टिव लगती है। एंड वी नो कि ये क्या है, इस ज़मीन में से आने वाला ही फल है जो हमको खुशी देता है। एंड देन लास्ट पैराग्राफ कंक्लूडिंग उन्होंने देखो क्या किया यहाँ पर, गार्डनिंग एड्स टू आवर कंफर्ट एंड हेल्थ। वी एंजॉय द फ्रेश एयर, द कूल ब्रीज एंड द प्लेजेंट शेड ऑफ ट्रीज। द स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स मेक द एयर फ्रैग्रेंट। इट रिफ्रेशेस द ब्रेन एंड इनविगोरेट्स द बॉडी। तो वो कहते हैं कि गार्डनिंग के ये फ़ायदे तो है ही, लेकिन लास्ट में गार्डनिंग हमको कैसे हेल्थ के लिए इफ़ेक्ट करता है, हमको कैसे उसका असर होता है। तो वो कहते हैं कि गार्डनिंग की वजह से हमको भी आराम मिलता है और हमारी हेल्थ को भी अच्छा हेल्दी आपको फिट बनाता है वो, क्योंकि हमको फ्रेश एयर मिलती है यहाँ पर, कूल ब्रेज ठंडी हवा मिलती है, ऑल्सो पेड़ों की ठंडी छाँव मिलती है, और फूलों की जो खुशबू है, स्वीट स्मेलिंग, खुशबूदार फूलों की जो खुशबू है वो हवा कैसे करती है, हवा भी खुशबूदार बनाती है। ये हमारे दिमाग को रिफ्रेशन करती है और हमारी बॉडी को भी इन्विगोरेट, मतलब हमारी बॉडी को भी एनर्जाइज करती है। ओके, सो इस तरीके से देखो कैसे गार्डनिंग का पूरा उन्होंने ऐसे लिखा है, राइट। अगर ध्यान से देखेंगे, ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ नए वर्ड्स है, बट ऑल आर नॉट, सभी तो नहीं है, कुछ वर्ड्स हम पढ़ने के साथ भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सवाल ये है कि आपको बताया गया है कि इस जो ऐसे दिया है उसमें कौन कौन से
हॉबीज़ मेंशनड है, कुछ दिया नहीं है, लेकिन हम ये वाले ले सकते हैं, जैसे ड्राइंग है, पेंटिंग, ग्रेडिंग, स्टैम्प कलेक्शन, फोटोग्राफी, रीडिंग, स्विंग, क्राफ्ट्स एंड कुकिंग, राइट। तो हम अलग अलग इस तरीके से क्या करते हैं, हॉबीज़ स्पेसिफाई कर सकते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में। सेकेंड पैराग्राफ, व्हाट इज़ द राइटर्स हॉबी दैट इज़ मेंशन्ड इन द एसे। सो हियर वी केम टू नो अबाउट गार्डनिंग। एंड द लास्ट इज़ व्हाट गिव्स इमेंस प्लेजर टू अस। तो यहाँ पर बताया कि गार्डनिंग की वजह से हमको इमेंस यानी ढेर सारी खुशी मिलती है, राइट। अभी विद द हेल्प ऑफ दिस आपको आगे देखो पॉइंट्स भी दिए गए कि इस तरीके से हमको ये पॉइंट्स लेने और खुद की हॉबी के बारे में लिखना है। अभी आपको ऑलरेडी गार्डनिंग के बारे में बताया, मैं आपको कोई नई एक्टिविटी नहीं बताती हूँ, नया वीडियो नहीं बता रही हूँ, जो मैंने अभी बताया आपको, राइट, थोड़ा समझ में आपको, तो उसी तरीके से हमको खुद की हॉबी के बारे में लिखना है। पैराग्राफ देखो आप यहाँ पे जो एक दो पैराग्राफ वो देख के कॉपी करेंगे, क्योंकि कुछ बातें कॉमन है, जैसे कि सीयर हॉबीज़ के फ़ायदे क्या है, ये कॉमन है, हम ये कर सकते हैं। सेकंड भी कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ हमको क्या करना है, गार्डनिंग के बारे में चेंज करना है। फिर जैसे गार्डनिंग हमको खुशबू देख फ़ायदे देती है, बेनिफिट्स देती है या खुश करती है, वैसे आपकी पर्टिकुलर हॉबी जो भी है, चाहे वो रीडिंग हो या कुछ भी, वो कैसे भरा आपको खुश करती है, वो कैसे आपको इमेंस प्लेजर देती है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो इसके लिए आपको ये सवाल दिए गए कि व्हाट इज़ योर हॉबी, ये लिखना है। व्हाट डू यू लाइक इट, वाई डू यू लाइक इट, आपको क्यों अच्छी लगती है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इट, उसके फ़ायदे क्या हैं। हाउ डू यू गिव योर टाइम फॉर कीपिंग योर हॉबी, तो आप आपकी हॉबी पूरी करने के लिए कैसे भला टाइम वक्त निकालते हैं। हु हेल्प्स टू कीप यू योर हॉबी, आपको ये हॉबी कंटिन्यू करने के लिए कोई हेल्प करता है तो कैसे करता है। एंड व्हाट इज़ द मैसेज टू अदर्स थ्रू योर हॉबी, आप आपके हॉबी से लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। यू कैन ऑल्सो ऐड योर ओन पॉइंट्स जैसे इस हॉबी में दिए गए हैं, राइट। तो हियर यू कैन सी इन सारे पॉइंट्स का इस्तेमाल करके हम अच्छा खासा इतना बड़ा पैराग्राफ, इतना बड़ा ऐसे आराम से लिख सकते हैं। ओके, तो हियर रिमेंबर इस तरीके से आपको ऐसे लिखने की कोशिश करनी की है। नाउ हियर यू कैन श्योर, हियर यू कैन सी द टॉपिक्स दैट आर गिवन टू यू, इट गिव्स यू एम्पल प्रैक्टिस ऐसेज कैसे करने हैं, राइट। एंड इस तरीके से आपको क्या करना है, ऐसे लिखना हो। हियर सी आपको आपकी स्कूल प्रीमाइस डिस्क्राइब करनी है। तो यहाँ पे हम थोड़ा ब्रेक लेंगे, आज का इतना ऐसे आप कर लीजिए। इंशाल्लाह इसके बारे में हम वापस एक बार डिस्कशन ज़रूर करेंगे आफ्टर दिस ब्रिज कोर्स। ओके, सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे, यू हैव लर्न हाउ टू कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेस while developing an essay. You will try to participate in essay competition definitely, and yes, you will try to write in your own words, in your own handwriting in English. यही आपको हेल्प करने वाला है।